नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन का बोरोदियनका शहर रूसी हमले में बुरी तरह से तबाह हो गया है। रूसी हमले में बोरोदियनका में कई लोगों की मौत हुई है और हर जगह तबाही का मंजर है। ये शहर कई दिनों तक रूसी सेना के कब्जे में था। यहाँ की ज्यादातर आबादी, जैसा कि तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं, कि अब विस्थापित हो चुकी है और जो यहाँ रह रहे हैं वो पूरी तरह से दूसरों की मदद पर आश्रित हैं। न उनके पास खाने पीने का बंदोबस्त है और न रहने का कोई ठिकाना। बोरोदियनका में हर तरफ जली हुई इमारतें नजर आती हैं। टूटे हुए घरों में बच्चों के बिखरे हुए खिलौने दिखते हैं। लगभग खंडर बन चुके इस शहर को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके लिए टूटे हुए घरों के मलबे हटाए जा रहे हैं। हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह बोरोदियनका पहुंचे, जहां से उन्होंने भेजी है ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेन का शहर बोरोदियनका, जहां हम खड़े हैं अभी जिस मलबे पर, वो कभी किसी का घर था, किसी का संसार था, लेकिन अब ये पूरी तरह से उजड़ चुका है, मलबे के ढेर में बदल चुका है। और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस युद्ध ने यहाँ जान माल का नुकसान किया है और किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है वो एक तबाही का एक मंजर पेश करता है। कोई भी घर ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता जहाँ जले का निशान ना हो, जहाँ पे शेलिंग की वजह से जो क्षति है वो ना पहुँची हो। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये भी एक कोई कमरा था कभी, जहाँ ये जो खिलौना है बच्चे का वो था। जाहिर सी बात है कि इस परिवार में बच्चे भी थे, बड़े भी थे। उनकी हालत क्या हुई, वो किस स्थिति में, अभी हमें नहीं पता। जो यहाँ नज़र आ रहा है वो सिर्फ ये कि पूरा का पूरा संसार जो है लोगों का उजड़ चुका है। तबाही का आलम ऐसा है कि अब ये कब से फिर से पटरी पे यहाँ जीवन लौटेगा ये पता नहीं। ज़रूर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो क्रेन है वो काम कर रहा है, जो बुलडोज़र हैं वो मलबों को हटाने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ की आबादी यहाँ से जा चुकी है। कुछ एक लोग ही यहाँ शहर में नज़र आते हैं और जो लोग यहाँ पे हैं उन तक राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो या तो दूसरे शहर में गए हैं यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन छोड़कर पोलैंड जैसे देश में चले गए हैं, जहाँ अपनी जान बचाकर वो वहाँ पे नए सिरे से एक जीवन की शुरुआत कर रहे होंगे। उनको कब लौटना होगा यहाँ पे, कब वो लौट पाएंगे ये कुछ नहीं पता। इतना ज़रूर है कि रूसी सैनिक यहाँ से लौटने के पहले इस पूरे इलाके में माइंस बिछा गए हैं। कहाँ किसके कदम पड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा ये कुछ नहीं पता। तो आशंकाओं के बीच और इस तरह के डिवास्टेशन के बीच, इस तरह की तबाही के बीच जो है वो शहर फिर से पनपने की कोशिश कर रहा है। युद्ध की जो आशंका है या युद्ध का जो ख़तरा है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रूसी सैनिक बेशक यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो दूसरे इलाकों में कूच कर रहे हैं, डॉनबास के इलाके में कूच कर रहे हैं। मारियोपोल जैसे शहर को उन्होंने अभी भी अपने डोमिनेंस में रखा हुआ है। तो जहाँ से वो चले गए हैं और जिन इलाकों में अब यूक्रेन का दोबारा से एक दबदबा, एक कब्ज़ा दोबारा से हो गया है, वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ और जिस तरह की कहानियाँ निकल कर सामने आ रही है वो एक भयावह मानवीय त्रासदी कहती है। और ये जो बोरोदियनका है उसी की एक बड़ी मिसाल है, जहाँ से हम आपके लिए तस्वीर लेकर आ रहे हैं। और एक आखिरी बात कि क्योंकि ये इलाका था जहाँ पे बड़ी तादाद में रूसी सैनिक जो थे वो जमा थे, क्यों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं घुस पाए क्योंकि बहुत मजबूत जो टक्कर है उनको यूक्रेनी सेना की तरफ से मिली और वो यहीं से लौटने को या इन इलाकों से लौटने को मजबूर हुए। लेकिन जाते जाते जिस तरह की लड़ाई हुई उसमें अब जो बर्बादियों के निशान है उसको कवर करने के लिए देखिए दुनिया के पत्रकार भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो अपने संस्थानों के ज़रिए, चैनलों के ज़रिए और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए इस तबाही के आलम को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हम आपके लिए ये तस्वीर बोरोदियनका से लेकर आए हैं अपने सहयोगी विष्णु सोम और कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन में दुनिया के कई बड़े नेता हालात का जायजा लेने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते वहां अब सुरक्षा के इंतजामात भी बढ़ा दिए गए हैं। जब हाई प्रोफाइल विजिट्स चल रही हैं तो ऐसे में देखिए किस तरह से सुरक्षा का बंदोबस्त है और जो यहाँ पे गार्ड्स जो हैं वो किस तरह के गन के साथ और किस तरह के वेपन के साथ यहाँ पर तैनात हैं। जाहिर सी बात है कि जो ख़तरा है वो टला नहीं है और बेशक यहाँ से रूसी सैनिक जो हैं वो लौट गए हैं, लेकिन अभी भी
ख़तरा बरकरार है और तभी यहाँ सुरक्षा के तमाम जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। और जैसा कि हमने बताया आपको कि जो हाई प्रोफाइल जो दौरे हैं वो चल रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के जो राजनयिक हैं, जो नेता हैं, जो प्रमुख हैं, वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। इस तरह के जो गन हैं वो लेकर जो हैंड हेल्ड गन होते हैं उसके साथ साथ इस तरह के जो मशीन गन है उसको लेकर भी यहाँ पे चौकसी और सुरक्षा की जा रही है। यूक्रेन के बोरोदियनका का ये हाल है कि कोई भी इमारत वहां सही सलामत नहीं बची है। जहां तक नजर जाती है बस बर्बादी के निशान दिखाई पड़ते हैं। रूसी आक्रमण में बर्बाद हो चुके यूक्रेन के शहर बोरोदियनका में इस वक्त हाई प्रोफाइल विजिट्स चल रही हैं। यहाँ इंटरनेशनल से लेकर नेशनल स्तर के तमाम जो अधिकारी और नेता हैं वो यहाँ मुआयना कर रहे हैं। हमारे पीछे जो हैं वो यूक्रेन के पार्लियामेंट के प्रमुख हैं और यहाँ वो अपने अमले के साथ जो क्षति हुई है यहाँ उसका मुआयना करने पहुँचे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के साथ वो बातचीत कर रहे हैं और ये जो आलम है ये है बोरोदियनका का, जहाँ कोई भी इमारत जो है वो साबुत नहीं बची है, हर तरफ बर्बादी के निशान हैं और इसलिए यहाँ पे हर कोई पहुंचकर जो नुकसान है उसका मुआयना कर रहा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस तरीके से रूस ने यहाँ पे अत्याचार किया, वार क्राइम की जो शिकायतें हैं उसको लेकर जो तमाम जांच है, पड़ताल है वो चल रही है। लोगों से यहाँ बातचीत किया जा रहा है और ये पूरा जो शहर है वो अभी ख़ास इस बात के लिए दुनिया की निगाह में है क्योंकि रूसी सैनिकों ने यहाँ रहते हुए जिस तरह की तबाही यहाँ पे बरपाई है और जिस तरीके से यहाँ पे मलबे की सफाई का काम चल रहा है। लोग तो यहाँ से निकल चुके हैं ज़्यादातर, कुछ एक यहाँ पे निवासी जो है वो बचे हुए हैं अपने टूटे हुए घरों के साथ और इंटरनेशनल मीडिया जो है लगातार यहाँ पर उसकी आवाजाही जारी है और हर कोई देखना और दिखाना चाहता है कि आखिरकार इस शहर को हुआ क्या है और किस तरह से जंग में ये शहर जो है वो बर्बाद हुआ है। उमाशंकर सिंह, बोरोदियनका, यूक्रेन, एनडीटीवी इंडिया। और क्या आप जानते में अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे कि एलॉन मस्क ने ये जो एक ऑफर दिया है ट्विटर को खरीदने का, कितने में खरीदा जाएगा, उतने में श्रीलंका के पूरे विदेशी कर्ज का लगभग हो सकता है भुगतान। क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क के ऑफर के बारे में? दरअसल उन्होंने आज एक ट्वीट किया और एक पेशकश की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आई हैव मेड एन ऑफर। ये ऑफर क्या है? दरअसल ये ऑफर ट्विटर के पूरे शेयर्स खरीदने का एक ऑफर है, लेकिन ये कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है। उसके साथ जो उन्होंने एक लिंक जोड़ा उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने ये ऑफर क्यों किया है। लेकिन इस ऑफर की अगर हम आपको बात बताएं तो ये इसलिए खास हो जाता है कि एलॉन मस्क चाहते हैं कि पूरा ट्विटर जो है उसके शेयर्स खरीद के उसको एक निजी कंपनी बनाया जाए। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एलॉन मस्क ट्विटर के सबसे बड़े हिस्सेदार बनकर संतुष्ट नहीं है। उन्हें पूरा का पूरा ट्विटर अब चाहिए। उन्हें लगता है कि ट्विटर में बहुत संभावना है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में उसके सामाजिक लक्ष्य भी पूरे नहीं हो रहे। तो एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की एक पेशकश भेज दी है। उसमें लिखा है कि वे ट्विटर के शेयर 54% के प्रीमियम पर खरीदने के लिए तैयार हैं। ये $54 प्रति शेयर से कुछ ऊपर की दर है। वो ये चुकता करने के लिए हर शेयर के लिए तैयार है। इस ढंग से अगर हम पूरे सौदे को कैलकुलेट करें तो वो $4,300 करोड़ के करीब बैठ जाता है, यानी कि $43 बिलियन का ये ऑफर बनता है। वैसे ये सवाल सबको हैरान कर रहा है कि आखिर एलॉन मस्क पूरा ट्विटर क्यों लेना चाहते हैं। उनके पास अभी ही कंपनी के 9% से ज्यादा शेयर हैं और जब उन्होंने ये खरीदे थे तो ट्विटर का जो शेयर प्राइस है वो 24% उछल गया था। उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने की पेशकश भी की गई थी,
जिससे उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब वो कहते हैं कि निवेश के बाद उन्हें एहसास हुआ है कि इसमें बेपनाह संभावनाएं हैं। वो ट्विटर की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें महसूस हुआ है कि अपने मौजूदा रूप में कंपनी जो है वो इस वक्त फल फूल नहीं सकती है, वो अपने सामाजिक लक्ष्य भी पूरे नहीं कर सकती है। तो उनका मानना है कि ना तो आप चैरिटी कर पा रहे हैं, ना आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। ट्विटर को निजी कंपनी के तौर पर बदलने की जरूरत है, और वो इसलिए कह रहे हैं ताकि उनका उस पर कंट्रोल हो सके और उस कंपनी को वो अपने नजरिए से बेहतर तरीके से चला सके। तो एलॉन मस्क अब ट्विटर की संभावनाओं को अनलॉक करने की बात कर रहे हैं। वो ट्विटर के बदलावों को लेकर अपनी राय पहले ही जाहिर करते रहे हैं। जब उन्होंने अपने शेयर्स खरीदे था, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था और चाहते थे कि एक एडिट बटन ट्विटर में होना चाहिए, और इसके लिए एक पोल भी उन्होंने कर दिया था, जवाब मांग रहे थे। और ये बात शायद बहुत सारे लोगों को रास भी आएगी, क्योंकि ट्विटर में जैसे कि हम सभी इस वक्त जानते हैं कि अगर आपसे एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपने उसको अपलोड कर दिया है तो आप अपने ट्वीट को दोबारा नहीं बदल सकते, उसे एडिट नहीं कर सकते। आपको उसे डिलीट करना पड़ेगा और फिर से नए सिरे से ट्वीट लिखकर उसे दोबारा पोस्ट करना पड़ेगा। और एलॉन मस्क ने कई बार ट्विटर के लिए ऐसी बातें कही हैं कि वो क्या मानते हैं कि ट्विटर कैसा होना चाहिए, और एक बार फिर उन्होंने जब ट्विटर के 9% शेयर खरीदे, उन्होंने ऐसा ही किया। इसके अलावा वो चाहते हैं कि ट्विटर पर सेल्फ वेरिफिकेशन का विकल्प हो, यानी कि जो ट्विटर वेरीफाई करता है और ये तय करता है कि आपको ब्लू टिक मिले, आपको ब्लू टिक मिले, आपको ब्लू टिक ना मिले, ऐसा ना हो। तो आप ट्विटर के मोहताज न हो जाएं और आप खुद ही ट्विटर के इस ब्लू टिक को हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि एलॉन मस्क कहते रहे हैं, लगातार ऐसी बातों पे वो ट्वीट भी करते रहे हैं। ट्विटर के साथ उनका बड़ा आमना सामना भी होता रहा है। ट्विटर ने इस वक्त जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि एक अनसोलिसिटेड ऑफर है, यानी कि हमने मांगा नहीं था, हमने चाहा नहीं था, लेकिन ये ऑफर हमें दे दिया गया है, और वो अभी इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि उनकी बातों से ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत सोच रहे हैं इसके बारे में, लेकिन इसमें शक नहीं है कि एलॉन मस्क अपनी तरह के बेहद कामयाब जीनियस हैं, जो तरह तरह के जोखिम लेने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कार कंपनी टेस्ला दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से है, और बिजली से चलने वाली कारों में उनके प्रयोग सबका ध्यान खींचते रहे हैं। लेकिन सड़क की कारें नहीं, आसमान के तारे भी एलॉन मस्क के ख्यालों के दायरे में हैं। एलॉन मस्क अंतरिक्ष में बस्ती बसाने तक की कल्पना कर चुके हैं, और स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी के जरिए वो स्पेस में निजी कदम भी रख चुके हैं। और एलॉन मस्क के इन दोनों ही कंपनियों को रेवोल्यूशनरी माना जाता है। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने बहुत कुछ किया। पेपैल नाम की एक कंपनी में उनकी एक छोटी कंपनी का विलय हुआ। उनकी कंपनियों को बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीदा और उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, जिसका नतीजा यह है कि उनकी पर्सनल वेल्थ बहुत ज्यादा है, बल्कि उनके टैक्स को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद उठते रहे। लेकिन एक दिक्कत भी है, और दिक्कत यह है कि वो पहले भी बड़बोले साबित हो चुके हैं। इससे पहले वो इस तरह के दावे कर चुके हैं। 2018 में मस्क ने ट्वीट कर कहा था कि उन्हें फंडिंग मिल गई है और वो अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी को $420 प्रति शेयर की कीमत से निजी बनाने का सोच रहे हैं। ऐसा भ्रम फैलाने के लिए उनको और उनकी कंपनी को $2 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ा था, और मस्क को टेस्ला के बोर्ड के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था, उन्हें छोड़ना पड़ा था। और उनकी ट्वीट्स पर उनके वकीलों की नजर रखी जा रही थी, खासतौर के वो ट्वीट्स जिनका असर टेस्ला कंपनी के शेयर्स पर पड़ सकता था। फिलहाल दुनिया में असमानता की शायद इससे बड़ी कोई तस्वीर नहीं हो सकती, और हम आपको इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। मस्क जितने में ट्विटर खरीदना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं $43 बिलियन, वो आपको बता दें कि एक बार में श्रीलंका का पूरा विदेशी कर्ज का भुगतान कर सकता है। कैसे? 2,17,00,000 के डेली एक्टिव यूजर्स हैं ट्विटर पर, और उसको खरीदने के लिए मस्क ने $43 बिलियन देने की बात कही है। और श्रीलंका में 2,19,00,000 लोग हैं, और उनका जो विदेशी कर्ज है वो भी $47 बिलियन का ही है, जिसके कर्ज के तले वो लोग दबे हुए हैं। तो अगर चाहें तो एक झटके में वो उस कर्ज को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि दिवालिया होने के कगार पर है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार अगर आप देखें तो $17 बिलियन का है, यानी कि मस्क दक्षिण एशियाई देशों से ज्यादा अमीर हैं। अगर वो चाहें
तो अपना रहम इन देशों पर भी कर्म कर सकते हैं और चाहें तो इन देशों की भी मदद कर सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर सी बात है, कोई भी निजी बिलियनियर ऐसे काम नहीं करता है। तो हम यही कहेंगे कि एलॉन मस्क को कोई सनकी कहता है तो कोई जीनियस कहता है, और अक्सर ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। खैर, एलॉन मस्क जैसे लोग इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना जाते हैं, और ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक लोगों से आप चाहें तो आप भी मुलाकात कर सकते हैं, और चाहें तो सेल्फी भी खींच सकते हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता परिमल ने की है। आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने ये सेल्फी तस्वीर खींची है। तो दिल्ली में एक प्रधानमंत्री संग्रहालय खुला है, उसमें आप ये सब कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ और पीएम मोदी ने पहला टिकट खरीदा। चलिए आपको ले चलते हैं इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में और देखते हैं कि परिमल की तरह आप किस किस से मिल सकते हैं। पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी, ये जोन भी यहाँ पर बनाया गया है, और संग्रहालय में ऐसे बहुत सारे जोन हैं जहाँ पे आप जितने प्रधानमंत्री हैं वर्तमान से लेकर पूर्व के, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं मॉनिटर पे, और उनके साथ यहाँ पर बैठकर सेल्फी ले सकते हैं, और उसको सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि वो आप सेल्फी जो है वो कैप्चर हो जाती है और आपके मेल पर भी पहुँच जाएगी। आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री के साथ यहाँ पर मैंने अपनी सेल्फी ली है। हमारे साथ विनीता जी हैं। मैम, आप असिस्टेंट क्यूरेटर हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा अगर बताएं कि क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, हमारे प्रधानमंत्री संग्रहालय की सबसे खास बात है, जिस सेक्शन में आप हैं इसको हम बोलते हैं अनुभूति सेक्शन, जो बच्चों के लिए है। आजकल के बच्चे डिजिटली कितने साउंड हैं, इंटरैक्टिव पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जैसे आपने देखा सेल्फी विद पीएम, अब हम आ गए हैं स्ट्रोल विद योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, वॉक विद पीएम, जिसमें आप देखेंगे कि आप अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ पार्लियामेंट के आगे एक वॉक कर सकते हैं और अपने साथ वो छवि ले जा भी सकते हैं या वीडियो ले जा सकते हैं। जी। डिजिटल एज में आप जिससे चाहे मुलाकात कर सकते हैं, जिसके साथ चाहे सेल्फी खींच सकते हैं। फिलहाल क्या आप जानते में इतना ही। नमस्कार।